हम CVS यूनिट में आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ आयोटिक रिजर्जिटेशन। इस टर्म से ही हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जो रिजर्जिटेशन वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बैक फ्लो होना। कोई चीज़ वापस आ रही है, फॉरवर्ड नहीं जा रही है, बैक में आ रही है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, रिजर्जिटेशन हो रहा है। मतलब वो चीज़ रिजर्जिटेट हो रही है, पीछे आ रही है, उसका बैक फ्लो हो रहा है, वो आगे नहीं जा रही है, वो फॉरवर्ड नहीं जा रही है। एंड आयोटिक मतलब आपको ऑब्वियसली पता है कि हार्ट में जो आयोटा वेसल होती है, उसके अंदर जो वॉल्व होती है उसे हम आयोटिक वॉल्व कहते हैं। तो आयोटिक वॉल्व के थ्रू क्या हो रहा है, रिजर्जिटेशन हो रहा है। किसका रिजर्जिटेशन होएगा? ऑब्वियसली हार्ट में ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड का रिजर्जिटेशन होएगा। ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, ब्लड वापस पीछे आ जाएगा, रिजर्जिटेट होएगा। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, AR, दैट इज आयोटिक रिजर्जिटेशन। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आयोटिक रिजर्जिटेशन को और क्या नाम है इसका, आयोटिक इनसफिशिएंसी, ऑल्सो कॉल्ड आयोटिक इनसफिशिएंसी। अगर आयोटिक इनसफिशिएंसी बोल रहा है तो मतलब आयोटिक रिजर्जिटेशन ही है। इसका दूसरा नाम आयोटिक इनसफिशिएंसी है। तो अब ये क्यों होता है, पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। एज यू नो, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है एंड दिस इज राइट साइड ऑफ द हार्ट। 2 साइड हो गए, अब उसमें भी फर्दर 4 चैम्बर्स होते हैं। ये लेफ्ट अट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट अट्रिया एंड ये राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये ले जाता है ब्लड, कहाँ ले जाता है, लंग्स में ले जाता है। सर्कुलेशन में आपने पढ़ा होगा कि लंग्स में क्यों जाता है ब्लड, प्यूरिफिकेशन के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए। फिर रिटर्न किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। कहाँ आता है, हार्ट में। तो ये जो पल्मोनरी वेन है, इसके थ्रू ब्लड ऑक्सीजनेट होकर रिटर्न आएगा, प्योर होकर रिटर्न आएगा। तो सबसे पहले कहाँ आएगा ब्लड, लेफ्ट अट्रियम में। लेफ्ट अट्रियम से ब्लड ऑब्वियसली नीचे, जब लेफ्ट अट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होएगी, सिकुड़ेगी, तो वहाँ से ब्लड पास होकर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। नीचे जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आयोटा। ये जो आप देख रहे हो ये कहाँ से निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से। आयोटा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। कैसा ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, जो लंग से ऑक्सीजनेट होकर आया है, प्योर होकर आया है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कुलेशन में। फिर अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पूरा आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर है। क्यों ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्लड भर गया है। कहाँ से भर गया, लेफ्ट अट्रियम का पूरा ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ओवरलोड है। वॉल्यूम ओवरलोड मतलब ब्लड की ज़्यादा वॉल्यूम किधर है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, वॉल्यूम ओवरलोड, मतलब वहाँ ज़्यादा ब्लड का लोड है। तो अब ऑब्वियसली अब यहाँ तो ब्लड रुकेगा नहीं ना, वो भी आगे पास करेगा। तो कहाँ पास करता है, आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में पास करता है। तो आयोटा में कैसे पास करेगा, जब ये आयोटा के अंदर जो वॉल्व है, दैट इज़ आयोटिक वॉल्व, जब वो ओपन होएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे पास होएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक गेट है, अगर वो गेट ओपन होएगा तभी तो वहाँ से पब्लिक बाहर निकलेगी। तो ऐसे ही जब ब्लड को बाहर निकलना है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये गेट खुलना चाहिए। कौन सा गेट, आयोटिक वॉल्व। जब आयोटिक वॉल्व खुलेगा तभी वहाँ से ब्लड आगे पास होएगा। जब आयोटिक वॉल्व क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ से ब्लड आगे नहीं पास होएगा, क्योंकि गेट बंद है, वॉल्व बंद है। जब ओपनिंग ही बंद रहेगी तो कोई चीज़ पास कैसे होगी, ये पैसेज अभी क्या है, क्लोज है, तो यहाँ से ब्लड पास नहीं हो पाता है। तो आयोटिक रिजर्जिटेशन में, AR में मेन प्रॉब्लम यही होती है कि ये गेट जो है ना, ये सही से क्लोज नहीं होता है, सही से बंद नहीं होता है। इसमें क्लोज़र में प्रॉब्लम होती है, इनएडिक्वेट क्लोज़र रहता है। तो जब ये क्लोज सही से नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली ब्लड वापस पीछे आ जाएगा। ब्लड पीछे कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये एरो दिखा रहा है कि वापस ब्लड पीछे आ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड रिजर्जिटेट हो गया है, बैक फ्लो हो गया है ब्लड का। क्यों बैक फ्लो होगा, क्योंकि ये वॉल्व सही से बंद ही नहीं हुई है, इसका क्लोज़र ही नहीं सही से हुआ। अभी मैं अगर कोई गेट को बंद करूँगी तभी तो वो पूरा पब्लिक बाहर चले जाएगी। ऐसी अगर ये वॉल्व सही से बंद नहीं होएगी तो वापस पीछे ब्लड आ जाएगा। ईजी है ये, कि यही मतलब ये है कि ये वॉल्व सही से बंद नहीं हो रहा है, क्लोज़र नहीं हो रहा है सही से, तो इसलिए वापस पीछे ब्लड आ जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसमें क्या है, इनएडिक्वेट क्लोज़र किसका, आयोटिक वॉल्व का। कब होता है, डायस्टोल के टाइम। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, जैसे सिस्टोल होता है उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। मतलब जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, डायस्टोल करेगा, उस टाइम ये वॉल्व का सही से क्लोजर नहीं होएगा, इसलिए वापस एरो दिखा रहा है कि ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है। जिसकी वजह से क्या होएगा, एज अ रिजल्ट ब्लड रिवर्स होएगा, ब्लड का फ्लो रिवर्स हो जाएगा आयोटिक वॉल्व के थ्रू। एंड इसकी इटियोलॉजी देखते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस,
ये सब कंडीशन में हमें AR देखने मिल सकता है। जैसे एज बढ़ती है 50 से ऊपर हो जाते हैं तो फिर आयोटिक रिजर्जिटेशन दिखने मिलता है। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है। मेनली रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि मिट्रल वॉल्व वीक हो जाती है। मिट्रल वॉल्व मतलब लेफ्ट साइड की वॉल्व, ये जो वॉल्व होती है मिट्रल वॉल्व, इसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, तो ये वीक हो जाती है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। और समटाइम्स ये आयोटिक वॉल्व भी वीक हो जाती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की कंडीशन में आयोटिक वॉल्व भी वीक होती है, तो उसकी वजह से ये वॉल्व सही से जब वीक हो जाएगी तो फंक्शन नहीं होएगा उसका सही से, वो सही से क्लोज नहीं हो पाएगी। जब वो सही से क्लोज नहीं हो पाएगी, गेट बंद नहीं होएगा, तो वापस ब्लड पीछे आ जाएगा। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में ये होता है। कंजेनाइटल भी इसका एक कॉज है। SLE सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है कनेक्टिव टिश्यू का, तो उस कंडीशन में भी हमें AR देखने मिलता है। हाइपरटेंशन मॉर्फन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मसल वीक हो जाती है तो आयोटिक वॉल्व भी वीक हो जाता है, इनकॉम्पेटिबल हो जाता है, उसमें ज़्यादा पावर नहीं रहती कि वो फंक्शन का सही से करे, वो सही से क्लोज हो, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती क्योंकि वो वीक हो गया, इनकॉम्पेटिबल हो गया, इसलिए ब्लड का रिजर्जिटेशन हो रहा है, इसलिए ब्लड वापस बैक फ्लो हो रहा है, ब्लड आयोटिक वॉल्व के थ्रू वापस जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये सब इसकी इटियोलॉजी हो गई। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। आयोटिक वॉल्व क्या हो गया, वीक हो गया है, वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसमें इतना कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ब्लड कहाँ रिजर्जिटेट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब पूरा ब्लड कहाँ आ गया है, जमा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, आगे नहीं बढ़ पाया है, पूरे बॉडी में नहीं गया भी होगा तो कुछ लिमिटेड अमाउंट में गया होगा, ज़्यादा अमाउंट पे नहीं गया होगा जितना उसको आयोटा से जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वॉल्व ही वीक है। तो अब ज़्यादा ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ओवरलोड है, वॉल्यूम ओवरलोड है, प्रेशर ज़्यादा है ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो उसके जैसे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाएगा, उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। और डिक्रीज द डायस्टोलिक प्रेशर और इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, BP का जो डायस्टोल वाला पार्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए पल्स प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये इसका पैथोफिजियोलॉजी हो गया। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। ऐसे बताइए कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड है, ज़्यादा ब्लड है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ बढ़ जाएगा। क्यों साइज़ बढ़ गया, क्यों हाइपरट्रॉफी हो गई है, क्योंकि ब्लड रिटर्न हो गया पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल में। सिंकोप देखने मिलेगा, वो क्या होता है कि परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है। एंजाइना में क्या होगा, डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी में इसमें परफ्यूजन कम हो जाएगा। डायस्टोलिक मरमर सुनाई देगा, टैकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पाल्पिटेशन सुनाई देगा, डिस्निया होगा, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, कार्डियक फेलियर्स के फीचर्स हमें देखने मिलेंगे। ऑन एग्जामिनेशन में कैसा साउंड सुनाई देगा, मरमर सुनाई देगा। मरमर एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड होता है, हाई पिच का सुनाई देगा। जब हम क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, ऑस्कल्टेट करेंगे, तो हमें हाई पिच का इंक्रीज्ड मरमर हियर्ड होगा। फंक्शनल मिट्रल स्टेनोसिस होएगी, मिट्रल वॉल्व में नैरोइंग होएगी, और क्या होएगा, पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा। बाउंडिंग पल्स क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ बताई कि डायस्टोलिक BP डिक्रीज है एंड सिस्टोलिक BP इंक्रीज है, इस वजह से पल्स प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। पेरिफेरल साइन मिलेगी, पल्स ऑल्सो कॉल्ड द वाटर हैमर पल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द वीक पल्स है। जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं तो पहले कैसी वेव बनती है, स्ट्रॉन्ग वेव पहले आती है, फिर वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। तो ऐसे ही हमें कॉरिगन पल्स भी सुनाई देगा कि पहले थोड़ी स्ट्रॉन्ग पल्स सुनाई देगी, फिर बहुत वेरी वीक पल्स सुनाई देगी। कॉरिगन साइंस भी देखने मिलेगा, कॉरिगन पल्स भी मिला, कॉरिगन साइन भी मिलेगा। उसे हम और क्या कहते हैं, डांसिंग कैरोटिड, मतलब जब हम कैरोटिड आर्टरी को फिंगर से पाल्पेट करेंगे तो जो कैरोटिड मूवमेंट है, जो नेक में कैरोटिड आर्टरी होती है, उससे जब हम फिंगर से पाल्पेट करेंगे उसको, तो जो उसके मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट सुनाई देगी, इसलिए तो हम इसे डांसिंग कैरोटिड कहते हैं। तो जो फास्ट पल्सेशन है कैरोटिड आर्टरी का, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, उससे हम क्या कहते हैं, कॉरिगन साइन। और सेकंड हम जब क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे तो सेकंड साइन क्या मिलेगा, डीमर्जेट साइन। इसमें क्या होता है कि जैसे हार्ट बीट करेगा, तो हार्ट जब बीट करता है तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो करता है। अब ब्लड नहीं फ्लो होएगा, रिजर्जिटेट होएगा, ब्लड का बैक फ्लो होएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उसकी वजह से ना पेशेंट में एक साइन देखने मिलेगा कि हेड नॉडिंग होएगी जब जब हार्ट बीट करेगा। हेड नॉडिंग मतलब जैसे हम येस के लिए अप एंड डाउन हेड करते हैं, हाँ जब कोई पूछता है कि हाँ बोलना रहता है हमें, जब किसी ने क्वेश्चन किया तो हमें उसके आंसर के लिए येस बोलना रहता है, तो हम हेड को अप एंड डाउन करते हैं, तो हेड को नॉड करते हैं, मतलब येस बोलने का वो एक साइन होता है। तो ऐसे ही जब पेशेंट का हार्ट बीट करेगा, तो जब हार्ट बीट करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड रिजर्जिटेट होगा, ब्लड का बैक फ्लो होगा, तो पेशेंट में एक ऐसी साइन आएगी कि उसका हेड में नॉडिंग होएगी। नेक्स्ट साउंड क्या है, ड्यूरोजीज साउंड। इसमें क्या आएगा, फेमोरल डायस्टोलिक मरमर होगा। ट्रॉप साइन में क्या होएगा, फेमोरल आर्टरी में पिस्तौल साउंड सुनाई देगा।
क्विंक साइन, इसमें क्या होता है, जब हम नेल बेड में फील करेंगे तो हमें कैपिलरी टाइप की पल्सेशन मिलेगी। हिल साइन क्या है, जब हम अपर लिम्ब की बीपी चेक करेंगे, ऐसे ही हम लोअर लिम्ब की बीपी को भी लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 60 mm ऑफ मर्क्यूरी। हमने अपर लिम्ब का बीपी चेक किया, लोअर लिम्ब का बीपी को चेक किया, उसमें दोनों में डिफरेंस हमें 60 बीपी का मतलब डिफरेंस मिलेगा। वाइट पल्स प्रेशर, तो नॉर्मली जब हम बीपी लेते हैं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को माइनस करते हैं, पल्स प्रेशर को माइनस करते हैं, मतलब सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी को माइनस करेंगे तो वो जो निकल कर आता है वो उससे हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर हमें कितना मिलता है नॉर्मली, 20 से 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन वाइड पल्स प्रेशर हमें मिलेगा, इसमें कितना उन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस हमें 80 mm ऑफ मर्क्यूरी मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड पल्स प्रेशर। ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर सीन इन द सीवियर कंडीशन एंड एबनॉर्मल S3 एंड S4 साउंड। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, ईसीजी में क्या फाइंडिंग मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमेगाली, हार्ट का साइज इंक्रीज मिलेगा। क्यों इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है, इसलिए हार्ट भी बड़ा हुआ हमें दिखने मिलेगा। आयोटिक सीवियरिटी, साउंड 3, हार्ट साउंड 3 एंड हार्ट साउंड 4, ऑस्टिन मर्मर एंड हिल साउंड, ये सब हमें देखने मिलेगा। ट्रीटमेंट में क्या देना है हमें, डायूरेटिक्स, डिगोक्सिन एंड दी ACE1 इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 इनिबिटर देंगे। और अगर मेडिसिन नहीं वर्क कर रही तो सर्जरी एक ट्रीटमेंट है, तो सर्जरी में वॉल्व का रिप्लेसमेंट करेंगे। कौन सी वॉल्व, आयोटिक वॉल्व को जो वीक हो गई है।